हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। और आज हम बात करेंगे न्यू इंडिया एश्योरेंस एओ 2024 के नए नोटिफिकेशन को लेके। नाउ 13th ऑफ अक्टूबर को इसकी एग्जाम है। सो हार्डली 1 मंथ इज देयर फॉर दिस एग्जाम। अब इस एग्जाम के फॉर्म फिलअप की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। एग्जाम देनी है नहीं देनी है, अगर दे रहे हैं एग्जाम तो इसका प्रिपरेशन कैसे करना है, इसके लिए एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी बहुत जरूरी, बिकॉज केवल एक महीना, केवल 1 मंथ आपके पास है इस एग्जाम के लिए। यूजुअली क्या होता है, जितनी भी एग्जाम्स के फॉर्म निकलते हैं पहले से हमें थोड़ी सी जानकारी होती है। जैसे आईबीपीएस अपना कैलेंडर देता है, एसबीआई पीओ के बारे में, एसबीआई क्लर्क के बारे में थोड़ा बहुत हमारे पास अनुमान होता है कि एग्जैक्टली एग्जाम कब आएगी। पर जो ऐसी एग्जाम्स होती है जिनका सडनली एक शॉक तरीके से, एक सरप्राइज तरीके से नोटिफिकेशंस आते हैं। अब सबसे पहली बात तो पोस्ट बहुत अच्छी है, नो डाउट अबाउट दैट। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एओ की पोस्ट है, बहुत बेहतरीन पोस्ट है। सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा है, 80,000 आसपास ग्रॉस सैलरी आपके पास होगी। वर्कलोड बहुत अच्छा है, वर्क लाइफ बैलेंस भी काफी बेहतरीन है इस पोस्ट के अंदर। बट एट द सेम टाइम हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास टाइम कितना है, क्या हम ये एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, क्या ये एग्जाम हमारे लिए डुएबल होगा। इस एग्जाम को क्लियर करना है तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीजें है वो एडिक्वेट है कि नहीं है, ये सब कुछ देखना बहुत जरूरी है और उसी के हिसाब से इसकी स्ट्रैटेजी डिसाइड की जा सकती है। तो एक बार थोड़ा डेट्स को, सिलेबस को, सबको ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी के ऊपर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहली बात तो आती है वैकेंसीज को लेकर, क्योंकि जब हम बड़ी बड़ी एग्जाम्स देने जाते हैं, जैसे पीओ का एग्जाम होगा, क्लर्क का एग्जाम है, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क का, वैकेंसीज थाउजेंड्स में होती है। राइट, थोड़ा कंफर्ट जोन हमारे पास होता है क्योंकि थाउजेंड्स में वैकेंसीज है, यहाँ पे वैकेंसीज बहुत कम है। ओवरऑल वैकेंसी हमारे पास 170 है। सो 170 इज ओवरऑल वैकेंसी सिनारियो वी हैव। तो यहीं पे वैकेंसी कम है, उसमें से भी अकाउंट्स की 50 वैकेंसी, और जो जनरलिस्ट है जिसके लिए यूजुअली मैक्सिमम लोग प्रिपेयर करेंगे वो 120 है। उसमें भी अगर हम रिजर्वेशंस की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के पास 50 यहां पे वैकेंसीज चली जाएगी, बाकी तो रिजर्वेशन के अंदर जाती है। तो 18 फॉर एससी एसटी के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 32, ईडब्ल्यूएस के लिए 12। अब वैकेंसीज बहुत कम है और यहीं से थोड़ा सा हमारा मूड ऑफ होना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि अब ये एग्जाम दे कि ना दे, एग्जाम कोई देने में मतलब भी नहीं क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है। ये सारी सोच हमारे दिमाग में आती है। दूसरा एक और फैक्टर है जो हमें डीमोटिवेट करता है, और वो फैक्टर ये है कि भाई लास्ट जो एग्जाम डेट है वो 13th ऑफ अक्टूबर है। माना कि 22 लिखा हुआ है पर उसी डेट पे मोस्टली एग्जाम हो भी जाएगी, तो केवल एक महीना बचा हुआ है। सितंबर तक, 29 ऑफ सितंबर तक फॉर्म फिल करने और केवल 13th ऑफ अक्टूबर को आपकी एग्जाम रहेगी। ओनली 1 मंथ फॉर द प्री। उसके बाद ठीक है, थोड़ा सा वक्त मिलेगा हमें मेंस के लिए, पर वो भी मेंस की एग्जाम में प्रिपरेशन वहां पे भी काफी अच्छी करनी पड़ती है। सो डेट्स का सिनारियो एक और डीमोटिवेटिंग फैक्टर है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि भाई एग्जाम नहीं देनी है। बट मैं एक बात बताना चाहूंगा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईबीपीएस पीओ, इफ यू आर फोकसिंग ऑन एसबीआई पीओ, तो एग्जाम उसी लेवल की है। कोई डिफरेंट सिलेबस नहीं है, कोई डिफरेंट अलग से पढ़ाई नहीं करनी है। जो पढ़ाई आईबीपीएस पीओ के लिए आप कर रहे हो, जो पढ़ाई आपकी एसबीआई पीओ के हिसाब से चल रही है, एग्जैक्टली सेम स्टडी यहां पे है। सो नथिंग डिफरेंट। हाँ, जिनकी शुरुआत जीरो से हो रही है, जो ये सोच रहे हैं कि न्यू इंडिया एश्योरेंस के एग्जाम से हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत करेंगे, उनके लिए मैं कहूंगा कि भाई मत ज्यादा उम्मीदें रखिए। देनी है एग्जाम, दे के आइए, एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम दे के आइए, पर इससे उम्मीद मत रखिएगा, बिकॉज ये एक महीने का वक्त है, इसमें प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो पाएगी। एग्जाम क्लियर करना काइंड ऑफ डिफिकल्ट बनेगा, पर उनके लिए अच्छा रहेगा जिनका ऑलरेडी प्रिपरेशन चल रहा है। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। फालतू में मीठी मीठी बातें करना कि हाँ हो जाता है, बड़े बड़े मोटिवेशनल कोट यूज करके थोड़ा सा बूस्टअप करना, कोई सेंस नहीं बनता। रियलिटी ये है कि एक महीना बचा हुआ है। इस एक महीने में ये ऑफिसर लेवल की एग्जाम है, इसे क्लियर करने में मेहनत तो लगती है जिसका कोई भी प्रिपरेशन नहीं है। पर जिन्होंने प्रिपरेशन की, जिन्होंने सपोज आरआरबी पीओ दिया होगा, आईबीपीएस क्लर्क भी दिया होगा, जिन्होंने आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन अभी शुरू की है क्योंकि आपका प्री भी आने वाला है, बाद में एसबीआई पीओ है, तो जो पहले से इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है। आईबीपीएस पीओ तो आप देने ही वाले हो, के साथ में एक एक्स्ट्रा भी एग्जाम आ गई, चलो ये भी दे देते हैं। सेम ही सिलेबस है, कुछ अलग तो है नहीं, सब कुछ सेम है, तो आपके लिए बेटर है। तो इसे बिल्कुल मिस मत करना। वैकेंसी भले ही कम होगी, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी एग्जाम है, क्योंकि ये एग्जाम वैसे हर साल आ नहीं रही है। 2021 में हमने इसका पेपर देखा था, अब जाके एग्जाम आ रही है। सो अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है और पोस्ट बहुत अच्छी है और प्रिपरेशन सेम तरीके से करनी है,
तो कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। कट ऑफ लास्ट टाइम क्या गए थे मैं आपको वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको थोड़ा सा और मोटिवेशन यहां पे आएगा। दोज आर प्रिपेयरिंग ऑलरेडी, दे जस्ट कीप योर प्रिपरेशन एज इट इज, अपना प्रिपरेशन उसी तरीके से रखिएगा, ये एग्जाम निकालने के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अभी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अगर इसके ऊपर फोकस करते हैं आईबीपीएस पीओ के साथ, अगर इसके ऊपर ध्यान देते तो क्या फोकस होना चाहिए। हाँ, मोटिवेशनल फैक्टर जैसे मैं कह रहा था कि अप्रोक्सीमेटली 80,000 पर मंथ मेट्रो सिटीज के अंदर आपके पास यहां पे आने वाला है, बाकी और भी कवरेजेस यहां पे होते हैं। सो वेरी गुड सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी बहुत अच्छी है, और लाइफस्टाइल सीरियसली बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, ज्यादा प्रेशर नहीं बैंकों की तरह, जो बैंक में आजकल बहुत प्रेशर वाला वर्क सुनने को मिलता है, वो चीज यहां पे देखने को नहीं मिलेगी। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहेगा भाई, काम करना है, फ्री में कोई सैलरी थोड़ी ना देगा, जाके वहां पे बैठे और आराम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, काम तो ऑफकोर्स रहेगा, पर एक वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है वो अच्छे से यहां पे मेंटेन रहेगा। और काफी अच्छी इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस में वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी में इसका नाम आता है, एंड वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड, तो आपके लिए काफी अच्छा पोस्ट रहेगा। अब सीन क्या है, प्रिपरेशन के लिए क्या करें, देखिए सिलेबस सेम ही है जो आपका आईबीपीएस पीओ का है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 30 35 20 मिनट्स, लगभग सेम सिनेरियो हमारे पास है। अब जब आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो बस मैं कहूंगा कि यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी, बस यही दो चीजें जिनके ऊपर आपको काम करना है, बाकी कुछ नहीं, नथिंग एल्स, स्पीड एंड एक्यूरेसी। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम जीरो तो फिर बात अलग है, वो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वो प्रिपरेशन इतने कम टाइम में नहीं हो पाएगा। जिनका ऑलरेडी प्रिपरेशन चल रहा है, जस्ट वर्क स्पीड ऑन एक्यूरेसी, उसी के ऊपर काम कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना बहुत जरूरी है, कि आपको वेबसाइट्स के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिख जाएंगे। थोड़े बहुत पेपर जो मैंने देखे उसमें से एक चीज समझ में आ गई, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत बेसिक पेपर होता है, जैसे क्लरिकल लेवल का या नॉर्मल पीओ लेवल का प्री का पेपर है, बहुत ही बेसिक है, सेम पैटर्न है, कोई भी डिफरेंट पैटर्न नहीं, एग्जैक्टली सेम तरीके से सवाल है। सेम विद द रीजनिंग, एक दो बेसिक पजल्स रहेंगे, बाकी बेसिक ब्लड रिलेशंस एंड ऑल, सो बहुत ही सिंपल पेपर है, जैसे ही हमारे एग्जाम में आता है। इवन कभी कभी तो इनका पेपर ऐसा होता है कि हमारे आईबीपीएस पीओ में भी डिफिकल्ट पूछ लेते हैं, दे आर आस्किंग लिटरली ऑन द क्लरिकल लेवल, इतने सिंपल लेवल का पेपर कई बार देखने को मिलता है। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप क्लरिकल लेवल का उम्मीद करके जाइए, ऑब्वियसली प्रिपरेशन हमारी पीओ लेवल की होनी चाहिए, पर बहुत सिंपल है। सेम विद द क्यूए, बिल्कुल सिमिलर पेपर है, पर आजकल जिस तरीके से थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है कि कुछ टॉपिक्स जो पहले केवल मेंस में आते थे, वो टॉपिक आपको प्री में भी दिखाई देते हैं, थोड़ा बहुत एक हाथ डीआई आ जाएगा, जैसे पजल्स बड़े केवल पहले मेंस में देखने को मिलते थे, अभी आजकल प्री में भी आ जाते हैं। तो हाँ, वो थोड़ा सा बदलते समय के हिसाब से जो पैटर्न है वो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। पर अगेन स्ट्रैटेजी में बस इतना याद रखिए, जो एक महीना आपके पास है उसमें स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर काम कीजिएगा। अब बहुत बार लोग कहते हैं कि सर स्पीड तो बन जाती है फिर एक्यूरेट नहीं आता, सर एक्यूरेसी बनाने के चक्कर में स्पीड नहीं बन पाती, ऐसे बहुत सारे इश्यूज लोगों के साथ आते हैं। कि हमारे काफी फैकल्टीज से बातचीत हुई, स्पेशली क्यूए को लेके, रीजनिंग को लेके, सबका एक कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट शुड फोकस ऑन मेकिंग द आंसर और मेकिंग द क्वेश्चन करेक्टली, कि करेक्टली आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कि कितना करेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। जितनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली स्पीड भी बढ़ जाएगी। सीन क्या होता है, हम पहले स्पीड के पीछे ही भागते हैं, स्पीड के पीछे भागने के चक्कर में हम क्वेश्चन को कभी कभी ढंग से ना पढ़ पाते, ना क्वेश्चन को समझ पाते, ना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। तो पहले फोकस ऑन योर एक्यूरेसी, और ज्यादा वक्त नहीं लगता है, अभी भी आपके पास मौका है, अगर अभी भी आपकी एक्यूरेसी और स्पीड का वो बैलेंस नहीं बना होगा, हार्डली 1 वीक लाइए, चाहिए ओनली 1 वीक, 1 वीक डेडिकेटेडली सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, के 10 क्वेश्चन अ डे, 15 क्वेश्चन अ डे, जैसे भी, अगर आपका क्यूए वीक है तो 15 क्वेश्चन अ डे, अगर आपका रीजनिंग वीक है तो वहां पे 15 क्वेश्चन अ डे, तो 15-15 क्वेश्चन के सेट लगा दीजिए डेली बेसिस पे, कितना भी वक्त लगे 15 के 15 क्वेश्चन एक्यूरेटली सॉल्व होने चाहिए, ये आपका मेन फोकस रखिए। 1 वीक आप एक्यूरेसी मेंटेन करो, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा विद इन 1 वीक कि यार पहले दिन जो हमें टाइम लगा था उससे टाइम अभी कम लग रहा है, स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती है, एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, दैट विल द मेन फोकस, ये मेन फोकस आपका यहां पे रहेगा। अब क्या ना, कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कौन सी बुक्स पढ़े, कौन से नोट्स पढ़े। देखिए बुक्स पढ़ने का कोई समय है नहीं, सीरियसली बुक्स पढ़ने का समय है नहीं, जीरो से स्टडी करने का कोई समय है नहीं। जो भी चीजें आज आप अभी तक आप कर रहे थे, जहां कहीं से भी आप क्वेश्चन लगा रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जो कोई भी मॉक टेस्ट आप दे रहे थे, जो कोई भी नोट्स आप फॉलो कर रहे थे, उसी को फॉलो करो, कोई नई चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट फॉर द प्री जो आप कर रहे थे उसी को फॉलो कीजिए, जो आप मॉक लगा रहे थे उसी मॉक को लगाइए। एक और चीज, अगर आप मॉक लगा रहे हो तो मैं कहूंगा इनिशियली, एटलीस्ट फॉर इनिशियल
15-20 डेज के 1 मंथ में से 15-20 डेज आप सब्जेक्ट वाइज मॉक लगाइए। पूरा मॉक मत लगाइए, सब्जेक्ट वाइज मॉक लगाइए, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हम इस किस सब्जेक्ट में कितना वीक है। क्या है, जब हम पूरा मॉक पहले से लगाते हैं ना, तो हम कभी कभी एक सब्जेक्ट जो वीक होगा उसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश ही नहीं करते। हमें लगता है ठीक है ये सब्जेक्ट वीक ही है, चलो कोई बात नहीं, मैं बाकी जगह पे स्कोर कर रहा हूं। जब आप सब्जेक्ट वाइज मॉक लगाते हो तो हम उस सब्जेक्ट को ही स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, अपने आप में इंप्रूवमेंट लाते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी, पॉसिबल अगर है तो पहले सब्जेक्ट्स के टॉपिक की भी मॉक लगाने की कोशिश कीजिए। अगर है आपके पास समय, अब थोड़ा बस अगर आप अफोर्ड कर सकते तो वो कीजिएगा, नहीं है तो सब्जेक्ट वाइज मॉक एटलीस्ट फॉर स्टार्टिंग के 15 डेज लगाइए, क्योंकि सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, ओवरऑल कट ऑफ भी होगा, सब कुछ क्लियर करना, और साथ में ऑब्वियसली ये तीनों सब्जेक्ट हमें मेंस में भी काम में रहेंगे। सो वो फोकस कीजिए, आपके लिए काफी बेटर है। लास्ट के जो आपके पास 10 दिन बचते हैं, लास्ट के जो आपके पास 5-10 दिन बचेंगे, वहां पे आप पूरा मॉक लगाइए, वहां पे पूरे मॉक के थ्रू प्रैक्टिस कीजिए, पर इनिशियली सब्जेक्ट वाइज लगाइए। अगेन मैं कहूंगा कि मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा आपको कि बस यही नोट्स फॉलो करो, इसी से एग्जाम निकलेगी, या इसी बुक को पढ़ो इसी से एग्जाम निकलेगी, नहीं, वो समय है नहीं, वो फालतू की बातें करने का कोई समय नहीं है। जो पढ़ रहे उसी को कंटिन्यू कीजिए, बस अपनी एक्यूरेसी के साथ धीरे धीरे स्पीड को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि स्पीड बहुत मैटर करती है। ये आपका मेजर फोकस यहां पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब फेज 2 की तरफ आएंगे तो फेज 2 के लिए हमारे पास मेंस प्री के बाद और 1 महीने का टाइम है, मोर देन वन मंथ का टाइम है, क्योंकि 17 नवंबर को एग्जाम होगी, तो वक्त है हमारे पास। पर इस वक्त को ढीले से नहीं ले सकते, क्योंकि इस वक्त में आपको भी पता है कि भाई बहुत बाकी भी एग्जाम्स आती है, उनकी भी प्रिपरेशन करनी है, बाकी भी एग्जाम्स के आपके कैलेंडर ऑलरेडी बने हुए हैं, तो डायवर्जन बहुत सारे रहेंगे। दूसरा यहां पे एक और सीन है कि दिवाली बीच में आ जाएगी, वो एक डायवर्जन है। और मेंस जब देने जाते हैं तो प्रेशर तो बहुत ज्यादा होता है, प्री का इतना प्रेशर नहीं रहेगा जितना मेंस का प्रेशर है, बिकॉज ये मार्क्स आपके फाइनल में काउंट होने वाले हैं। स्पेशली जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के। मेरा सजेशन आपको यह है कि करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना शुरू कर दो। पहले पढ़ा नहीं पढ़ा, कितने दिन का पढ़ना है, कितने महीनों का पढ़ना है, ये सब बकवास छोड़ दो, अभी से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करो। एटलीस्ट दिन का 1-1.5 घंटा तो करंट अफेयर्स को दे सकते हो डेली बेसिस पे, जो भी अभी से पढ़ना शुरू करो। के एक बार आप प्री दे दीजिए, एक बार प्री खत्म कर दीजिए, फिर मैं आपको सही से गाइड करूंगा कि अब क्या करना है। क्योंकि क्या होता है, यहां से 1 मंथ तक का आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग हो गया, उसके बाद का और 1 मंथ का भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन जो अभी इस साल देखने को मिल रहे हैं मेंस में, जितनी भी एग्जाम्स हुई जिसमें जी आया, 1 महीने पहले वाले क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, चाहे आरबीआई ग्रेड भी हो, चाहे बाकी एग्जाम्स हो, इवन नाबार्ड जैसे एग्जाम्स हो, तो ये थोड़ा सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो करंट अफेयर्स। उसके पिछले वाला छूट गया वो कैसे कवर करेंगे वो हम देख लेंगे प्री के बाद, क्योंकि वक्त है हमारे पास, प्री के बाद हमारे पास वक्त है, हम बिल्कुल डेडिकेटेडली काम कर सकते हैं, तो उसकी कोई चिंता नहीं। मैं बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, क्योंकि अननेसेसरली मैं कहूंगा यार 4 महीने का पढ़ के जाना है, 4 महीना पढ़ना ही है, हाँ पढ़ना है माना के, बट अभी वक्त नहीं है ना, जो वक्त है उसके हिसाब से काम करेंगे। तो इसीलिए वक्त के इशू को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखिएगा कि अभी पहले आप डेली करंट अफेयर्स देखिए, अच्छे से गो थ्रू कीजिए, डेली करंट अफेयर्स को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, और जैसी आपकी प्री खत्म हो जाएगी उसके तुरंत बाद हम लास्ट 4 मंथ्स करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान देंगे, वो भी हम अच्छे से कवर कर लेंगे। बजट के ऊपर भी हम बात कर लेंगे, उसे कैसे कवर करना है, मोस्टली एमसीक्यू स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और पहले हमारा फोकस रहेगा इन चीजों के ऊपर। तो करंट अफेयर्स मिस मत करना, क्योंकि मैं आपको मिस 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जब आप मेंस के लिए जाओगे तो जो आप इस 1 महीने में पढ़ने वाले हो वही आपका ये एग्जाम या ये पेपर क्लियर करने के लिए हेल्प करेगा, यही क्लियर करने के लिए हेल्प करने वाला है। और बहुत बढ़िया से क्वेश्चन आपके इसी 1 महीने के भरोसे बनने वाले हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, और ये सच्चाई आप एक्सपीरियंस भी करने वाले हो। वहां जाके पछताने से अच्छा अभी से एटलीस्ट दिन का 1-1.5 घंटा करंट अफेयर्स को दे दीजिए डेली बेसिस पे के। उसके बाद फिर बाकी क्यूए, रीजनिंग और इंग्लिश के मिनिमम 15-15 क्वेश्चंस के सेट आपको एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए सॉल्व करने, और फिर सब्जेक्ट वाइज मॉक लगानी है। वैसे भी वही काम करना हमें, और यही प्रिपरेशन आईबीपीएस पीओ के लिए भी है ना, सेम प्रिपरेशन पीओ के लिए है, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। पर याद रखना, ये मत सोचना कि सर प्री हो जाएगी तो फिर जनरल अवेयरनेस को हाथ लगाएंगे, नहीं होगा, क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चंस इंश्योरेंस वाले भी यहां पे पूछे जाते हैं। जी हां,
माना कि दो चार ही आते हैं, पर आते हैं, और उसके लिए इंश्योरेंस अवेयरनेस भी पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी पढ़ना पड़ेगा, वो हम ऑब्वियसली आपके लिए उस हिसाब से कवर करेंगे। अब लेटर राइटिंग ऐसे राइटिंग है क्योंकि ऑफिसर लेवल की एग्जाम है, तो ये चीजें होती है, तो ये तो है। वैसे भी आप बाकी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे तो उसके हिसाब से तो हो ही जाता है। देन इंटरव्यू होगा, 75:25 का यहाँ पे वेटेज है मेंस और इंटरव्यू का, जो नॉर्मली आपको बाकी जगह भी देखने को मिलेगा। सो वही पैटर्न यहाँ पे है। तो अभी हमारी जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी ये कहती है कि अवर फोकस शुड बी ऑन मैक्सिमम एक्यूरेसी विद द स्पीड, और जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे उसी को, जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे तो ये एग्जाम टारगेट मत कीजिए, टारगेट कोई और रखिए, बीच में एग्जाम देनी है दे दीजिए कि कैसे एग्जाम पे पेपर होता है, किस तरीके से एग्जाम होती है, अब वो कर दीजिएगा। पर मैं कहूंगा कि टारगेट इसे मत रखिए। जो ऑलरेडी आईबीपीएस पीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा टारगेट है, ये एग्जाम निकालना आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। अगर हम लास्ट ईयर कट ऑफ की अगर बात करें, लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था तो 73.75 वाज अ कट ऑफ इन प्रीलिम्स, प्रीलिम्स का कट ऑफ 73.75 गया था अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए 64.50, 58.75 फॉर द एसटी, ओबीसी के लिए 68.25। सो कट ऑफ की अगर बात करें तो उससे समझ में आता पेपर वाज बिट इजी, पेपर थोड़ा इजी था कि जैसे मैं कह रहा था कि प्री में थोड़ा बहुत इजी पेपर देखने को मिलता है, उसमें कोई डाउट नहीं। हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो इंग्लिश में देखिए कट ऑफ जो था 14.50, रीजनिंग में 6.50 और क्यूए में 7.25 वाज द कट ऑफ लास्ट टाइम। सो यस, पेपर वाज बिट डुएबल। जो एग्जैक्टली आईबीपीएस पीओ या एसबीआई, आईबीपीएस पीओ में इवन एसबीआई पीओ भी नहीं कहूंगा, आईबीपीएस पीओ का जो एग्जैक्टली पैटर्न है वही पैटर्न है, और उसी लेवल का आपको डिफिकल्टी लेवल भी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा उससे कम ही कभी कभी एक्सपीरियंस करने को मिलता है। अगेन वैकेंसीज ज्यादा होती है इसलिए कभी कभी कट ऑफ जो है थोड़े से अपर लेवल पे देखने को मिलेगा, बिकॉज वैकेंसीज कम है। बट अदरवाइज एग्जाम्स आर वेरी वेरी इजी, बिल्कुल देनी चाहिए एग्जाम, मना नहीं करूंगा। जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं दीजिए, वैकेंसीज कम है कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अच्छी प्रिपरेशन है तो एग्जाम निकल जाती है, और अच्छी एग्जाम निकली, अच्छी पोस्ट निकली तो भाई सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज अ बिग ब्रांड व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस। आने वाले समय में बहुत बड़ा उसका ग्रोथ भी है, और अच्छी पोस्ट है, सैलरी अच्छी है, सर्विस कंडीशंस अच्छी है, तो कुछ नहीं। और मैं फ्रैंकली कहता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहता है, जो बैंक में शायद एक्सपीरियंस करने को ना मिले, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। जो लोग फोकस सीरियसली फोकस कर रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी हमारी बैच स्टार्ट हो चुकी है, बैच की शुरुआत हमने कर दी है, प्रीलिम्स मेंस दोनों हम इसके अंदर कवर करेंगे। जी हां, प्रीलिम्स का सिलेबस आपका 11 अक्टूबर के पहले खत्म हो जाएगा, 11 अक्टूबर तक आपका प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। साथ में हमारे मेंस के लेक्चर भी चलेंगे और जनरल अवेयरनेस के लेक्चर्स भी हमारे चलेंगे, बट आफ्टर द प्रीलिम्स वो लेक्चर और आपके मेंस तक चलने वाले, तो हम थोड़ा सा उन लेक्चर्स को और आगे लेके जाएंगे। तो प्रीलिम्स तो आपका सिलेबस फॉर श्योर फॉर 100% 11 तारीख तक खत्म हो जाएगा विद प्रॉपर प्रैक्टिस, विद प्रॉपर प्रैक्टिस मैं कह रहा हूं, और साथ में बाकी भी चीजें रहेगी। तो आप इस बैच में एनरोल करना मत भूलिएगा। इस बैच में एनरोल करने के लिए यू कैन यूज दिस कूपन कोड विच विल गिव यू अ वेरी गुड डिस्काउंट, काफी अच्छा डिस्काउंट यहां पे आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो यही थी स्ट्रैटेजी। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा जो कंफ्यूजन दिमाग में बना था वो कंफ्यूजन कम हो गया होगा। उस कंफ्यूजन को रिड्यूस करने के लिए होप करता हूं कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वैसे अभी ईसीजीसी का भी एग्जाम आ रहा है, उसमें भी वैकेंसीज काफी कम है, बट वो एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या करना है वो भी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगा। सो विल सी यू सून गाइस, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, बाय।